तो चलो बच्चों, आज हम पुनः सामाजिक विज्ञान कक्षा 7 का अध्ययन करने जा रहे हैं। जो ये हमारे सामाजिक विज्ञान का तीसरा भाग है, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन का भाग 2। ये भाग 2 क्यों है? हमेशा आपको ये स्लाइड में दिखा होगा कि भाग 2, कि भाग 1 का अध्ययन हमने कहाँ कर लिया है? कक्षा 6 में कर लिया है, इसी सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन के अंतर्गत। अब आज हम इसके अंतर्गत कौन सा अध्याय पढ़ने जा रहे हैं? अध्याय नंबर है 8, जो है बाज़ार में एक कमीज। जो ये हमारे बाज़ार की यूनिट है, इकाई है, उससे संबंधित ये दूसरा पार्ट है। तो पिछले अध्याय में हमने क्या क्या पढ़ा था, उसको एक बार पुनः स्मरण कर लेते हैं। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था हमारे आसपास के बाज़ार, जिसमें हमने देखा जो साप्ताहिक बाज़ार होते हैं, मोहल्ले की दुकानें होती हैं, शॉपिंग मॉल होते हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होते हैं, उनके बारे में हमने तुलनात्मक अध्ययन किया। और साथ में हमने जाना हर जगह बाज़ारों की श्रृंखला, इनके बारे में भी हमने जाना। और साथ में बीच बीच में विभिन्न कहानियों के माध्यम से भी हमने इसको समझा। जो आज हम पढ़ रहे हैं, ये बाज़ार में एक कमीज, ये भी कहानी के माध्यम से ही है ना, जो विभिन्न प्रकार के पहलुओं को आपके सामने उजागर किया जाएगा। अब जब हम कोई टी शर्ट या शर्ट बाज़ार में लेने जाते हैं, तो उसके पीछे से है ना, जो जितनी प्रोसेस के बाद में वो शर्ट हमारे पास उपलब्ध होती है, उसकी कहानी है ये बाज़ार में एक कमीज। तो बच्चों, ये जो अध्याय 8 है, इसका हम पढ़ने जा रहे हैं भाग 1, जिसका क्या नाम है? कुरनूल में एक किसान, इरोड का बाज़ार और दादन व्यवस्था। इसमें सबसे पहले कुरनूल है आंध्र प्रदेश में। उसमें जो किसान है वो किस प्रकार से है ना, जो खेती के द्वारा कपास उगाता है, फिर उस कपास के माध्यम से दादन व्यवस्था के अंतर्गत उससे कैसे कपड़ा तैयार किया जाता है, और फिर कैसे वो कपड़ा इरोड के बाज़ार में मिलता है। इसके बाद जो ये कहानी है पूरी, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे ये भाग 1 के अंतर्गत। तो चलो बाज़ार में एक कमीज़ की कहानी पर अध्ययन करते हैं, शुरुआत करते हैं। यह अध्याय हमें कमीज़ की कहानी बताता है। यह अध्याय कौन सा? बाज़ार में एक कमीज़। यह हमें क्या बताता है? एक पूरे कमीज़ की कहानी बताता है कि किस प्रकार से कमीज़ जो हम खरीदने जाते हैं, उसके साथ क्या क्या प्रोसेस प्रक्रिया होने के बाद भी वो हमारे को उपलब्ध हो पाती है। कपास के उत्पादन से प्रारंभ होती है। अब कपास के उत्पादन से लेकर और वो कमीज़ बिकने तक जो प्रोसेस प्रक्रिया होती है, उसी के बारे में, जो कमीज़ के बिकने पर जो ख़त्म हो जाती है, उसी के बारे में ये हमारा पूरा अध्याय है, बाज़ार में एक कमीज़। आइए हम देखें कि बाज़ारों की श्रृंखला, कपास उगाने वालों को, अब जो बाज़ारों की श्रृंखला है जो एक दूसरे को जोड़ती है, जैसे कि हमने पीछे वाले पार्ट में पढ़ा, पीछे वाले अध्याय में, पिछले वाले अध्याय कौन सा है? अध्याय नंबर 7 में हमारे आसपास के बाज़ार के अंतर्गत क्या पढ़ा था हमने? कि बाज़ारों की श्रृंखला। अब ये जो बाज़ारों की श्रृंखला है, वो किस प्रकार से है ना, कपास उगाने वाले को सुपर बाज़ार में कमीज़ खरीदने वाले से कैसे जोड़ देती है, इसी के बारे में हम इस अध्याय के अंतर्गत पढ़ेंगे। अब देखो, आपकी जो किताब है उसमें ये चित्र दिया गया है, कमीज़ का चित्र, और इसमें चित्र में है ना विभिन्न चित्रों का समावेश है। उसके अंतर्गत बता रखा है कि किस तरह से कपास अनाज का उत्पादन होता है, फिर किस प्रकार से वहाँ मंडी में बेचा जाता है, किस प्रकार से उसको तैयार किया जाता है, फिर अंत में वो बाज़ार में हमारे को उपलब्ध होता है। तो ये पूरे एक कमीज़ की कहानी है। तो चलो शुरू करते हैं। कमीज़ की कहानी के अंतर्गत एक स्वप्ना है, स्वप्ना नाम की एक महिला है। तो यहाँ पर वो एक किसान है। क्या है? कपास की किसान है। ये कहाँ पे रहती है? ये रहती है कुरनूल आंध्र प्रदेश में। कहाँ रहती है? कुरनूल आंध्र प्रदेश में। एक छोटी किसान है, इसमें बहुत ज़्यादा ज़मीन इसके पास नहीं है। अपनी छोटी सी ज़मीन में या ना कपास उगाकर अपनी आजीविका चलाती है। तो इसकी कहानी के माध्यम से हम इसको समझने जा रहे हैं, इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। अपने छोटे से खेत में कपास उगाती है। स्वप्ना क्या क्या कार्य करती है वो इस प्रकार से है। अब देखो, ये छोटे से खेत में क्या करती है? कपास का उत्पादन करती है। और इस कपास के उत्पादन के बाद में क्या क्या प्रक्रिया होती है, उसके बारे में हम इसकी कहानी के माध्यम से बताते हैं। कि स्वप्ना है ना, जो कपास के पौधे पर क्या आते हैं? डोडे आते हैं। क्या आते हैं? डोडे। और डोडे जब पक जाते हैं ना, तो वो चटक कर खुल जाते हैं। चटक कर खुल गए, जैसे आपने यह देख रखा है चित्र में, ये देखो, ये डोडे हैं, इनको डोडे बोलते हैं। और ये चटक कर ये खुल गए। खुलने पर हमारे को क्या दिख जाती है? कपास दिख जाती है।
तो जब पक गए डोडे तो कुछ चटक भी गए। तब स्वप्ना उनको चुनने में व्यस्त हो गई। अब जब डोडे चटक जाते हैं पकने के बाद में, तब किसान क्या करता है, उनको चुनता है, उनको एक एक करके। जैसे कि ये महिला का चित्र यहाँ पे दिया गया है, ये क्या कर रही है, इनको चुन रही है डोडो को पकने के बाद में। इस तरह से वो क्या कर रही थी, स्वप्ना उनको चुन रही थी डोडो को पकने के बाद में। डोडे जिनमें रुई भरी है एक साथ चटक कर नहीं खुलते, इसलिए रुई की फसल इकट्ठा करने के लिए कई दिन का समय लग जाता है। अब देखो, जो पेड़ होते हैं, कपास के जो पेड़ होते हैं, उनके सभी डोडे है ना एक साथ चटक कर नहीं खुलते हैं। कोई डोडा है ना जो 2 दिन बाद में खुलेगा, कई तो ऐसे ही इसके अंतर्गत है ना बहुत सारा समय लग जाता है सभी डोडों को चटकने में। और इस तरह से जो उनसे रुई इकट्ठी की जाती है उसमें भी काफ़ी समय लग जाता है। चित्र के माध्यम से आप इसको और अच्छी तरह ढंग से समझ सकते हो। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं स्वप्ना और क्या क्या काम करती है। अब उससे पहले स्वप्ना जो काम करती है उसके अंतर्गत, उससे पहले हम इस चित्र के द्वारा कुछ समझाते हैं आपको कि किस प्रकार से कपास का उत्पादन होता है, किस प्रकार से वो आगे जाती है, मंडी में जाती है, मंडी से कारखानों में जाती है, कारखानों में उसका क्या होता है, फिर उसके बाद में वो बुनकरों के पास में जाती है, बुनकर उसको कपड़ा तैयार करके वापस कारखानों मिलों को देते हैं, मिलें वापस है ना जो कपड़ा तैयार करके कहाँ देते हैं, बाज़ारों में देते हैं। और इस प्रकार से हम बाज़ार से क्या करते हैं, ख़रीदते हैं। ये इस चित्र के माध्यम से समझाया गया है। ये चित्र कहाँ से लिया गया है, आपकी बुक से लिया गया है। तो इसमें क्या है, कुरनूल की कपास मंडी में व्यापारी कपास बेचता है। सबसे पहले क्या करता है, जो कुरनूल की मंडी है ना वहाँ पर व्यापारी क्या बेचता है, कपास बेचता है। और जिनिंग मिलें कपास खरीद लेती है। अब कपास कौन खरीदती है, जिनिंग मिलें, जो रुई की साफ़ सफाई करके है ना रुई के गट्टर बनाती है। उसके बाद में क्या होता है, जिनिंग मिलें कपास से बीज हटाती है और दबाकर कपास के गट्टर बनाती है। और साथ में जो कपास की जो रुई की साफ़ सफाई की जाती है उसके अंतर्गत उसके बीज हटा के और उसको दबाकर क्या बनाई जाती है, उन जो जिनिंग मिल्स में गट्टर बनाए जाते हैं। उसके बाद में चौथे नंबर पे क्या है, सूत काटने की मिलें कपास के गट्टर खरीद लेती है। फिर उसके बाद में क्या होता है, सूत काटने की जो मशीनें हैं ना वो क्या कर लेती है, कपास के गट्टर खरीद लेती है। सूत काटने की मशीनें होती है। 5वें नंबर पे है, सूत काटने की मिलें कपास से धागे बनाती है। फिर सूत काटने की मिलें उनसे क्या करती है, धागे बनाती है। अंत में 6 नंबर पे है, सूत काटने की मिलें व्यापारियों को धागा बेच देती है। अंत में जो सूत काटने वाली जो मिलें हैं, सूत बनाने वाली, धागा बनाने वाली, वो धागा किन को बेच देती हैं, व्यापारियों को बेच देते हैं। इस प्रकार से है ना जो रुई से किस प्रकार से प्रोसेस होने के बाद में धागा और धागों से बाद में कपड़ा बनाया जाता है, ये हमने इस चित्र के माध्यम से समझा। अब वापस हम किसकी कहानी पे आते हैं, स्वप्ना की कहानी पर आते हैं। अब देखो, रुई एकत्रित करने के बाद में स्वप्ना क्या करती है, अपने पति के साथ जाती है उस रुई को बेचने के लिए। लेकिन वो कहाँ जाती है, बाज़ार में नहीं जाकर कहाँ जाती है, एक स्थानीय व्यापारी के पास जाती है। क्योंकि फसल बोने के समय है ना जो स्वप्ना ने उस स्थानीय व्यापारी से कुछ ऋण के रूप में कुछ उधार पैसे लिए थे। वो किस लिए लिए थे, वो बीज, खाद और कीटनाशक आदि खरीदने के लिए उसने जो ब्याज दर पर 2500 रुपये कर्ज पर लिए थे। कितने रुपए लिए थे, 2500 रुपये कर्ज पर लिए थे। किस लिए लिए थे, खाद, बीज, कीटनाशक आदि पर। और ऊंची ब्याज दर पर उसने किससे लिए, स्थानीय व्यापारी से लिया, कर्जा लिया, 2500 रुपये का कर्जा लिया, 2500 रुपये का। अब ये क्या होता है कि उस समय स्थानीय व्यापारी ने स्वप्ना के सामने एक शर्त रख दी। अब वो उस व्यापारी को अपनी रुई बेचने के लिए क्यों बाधित हुई, क्यों वो उसको ये हुआ कि मैं व्यापारी को ही रुई बेचूंगी। तो जब उसने व्यापारी से रुपए लिए उधार, तब व्यापारी ने उसके समक्ष एक शर्त रखी कि जब आपकी फसल पककर तैयार हो जाएगी तो रुई मेरे पास ही आकर बेचोगे, तभी मैं आपको क्या दूंगा, ऋण दूंगा। तो इस प्रकार से स्वप्ना कहाँ गई बेचने, मंडी में नहीं जाकर कहाँ गई, स्थानीय व्यापारी के पास गई। अब देखो, स्थानीय जो लोग होते हैं ना, जो धनाढ्य लोग होते हैं, साहूकार लोग, वो इस प्रकार से है ना जो किसानों को ऊंची ब्याज दर पर क्या देते हैं, ऋण देते हैं।
और फिर इस तरह से किसानों का पैसा बहुत ज़्यादा होता है ब्याज दर मिला के। तो इस तरह से उनका शोषण किया जाता है। एक कार्टून के माध्यम से साहूकारों का जो शोषण है ना, वो यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है स्लाइड के माध्यम से। नेक्स्ट समझते हैं कि अब स्वप्ना के साथ क्या हुआ। कपास की खेती में बहुत अधिक निवेश करने की ज़रूरत पड़ती है। अब यहाँ पर स्वप्ना की कहानी से पहले हम ये जानते हैं कि जब खेती करते हैं हम, जो कीटनाशक के लिए जो दवाई होती हैं, खाद होते हैं, उर्वरक होते हैं, और उसमें बुआई करने के लिए उनको ट्रैक्टर वालों को भी पैसे देने पड़ते हैं। तो विभिन्न प्रकार के खर्चे होते हैं। तो इन खर्चों के लिए क्या होता है, जैसे खर्चे होते हैं उर्वरक, कीटनाशक, तो इसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगाने की ज़रूरत होती है। किनको? किसानों को। इस वजह से प्राय जो छोटे किसान होते हैं, जिनके पास पैसा नहीं होता है और जिनके पास कम ज़मीन होती है, हमेशा कम मुनाफा होता है, तो वो प्राय वहाँ स्थानीय जो व्यापारी होते हैं, शक्तिशाली लोग होते हैं, उनसे उधार रुपए लेते हैं, ऋण पे रुपए ले लेते हैं। अब व्यापारी के जो परिसर में 2 आदमी रुई के बोरे तोल रहे थे। अब देखो स्वप्ना कहाँ ले गई? स्थानीय व्यापारी के पास अपने जो रुई के बोरे ले गई। अब रुई के जो बोरे हैं उनको व्यापारी के जो 2 सहायक है वो तोलने लगे। और क्या कितने भाव से दिया उन्होंने? 1500 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से। 6000 रुपये की रुई हुई। कितने हज़ार रुपये की रुई हुई? 6000 रुपये की। मतलब उसके कितने क्विंटल रुई हुई? 4 क्विंटल उसके रुई हुई थी। तो 1500 रुपये के भाव से उस व्यापारी ने उनको कितने रुपए दिए? 6000 रुपये देने हैं व्यापारी को। लेकिन क्योंकि व्यापारी से उसने उधार भी तो ले रखे थे, तो व्यापारी ने क्या किया, जो अपने 2500 रुपये थे और साथ में उन्होंने 500 रुपये किसके? ब्याज के जोड़कर। 500 रुपये 2500 रुपये उसने लिए थे स्वप्ना ने, तो 2500 रुपये और साथ में 2500 का ब्याज 500 जोड़कर 3000 रुपये उस 6000 में से काट लिए। और स्वप्ना को कितने लौटा दिए वापस? अब 6000 में से 3000 काट लेंगे तो कितने बचे? 3000। कितने बचे? 3000 रुपये वापस स्वप्ना को लौटा दिए। किसने? स्थानीय व्यापारी ने। तो इस तरह से स्वप्ना रुई के उत्पादन से लेकर कहाँ पे गई? स्थानीय व्यापारी के पास गई। और किस प्रकार से उसका देखो यहाँ पर शोषण हुआ। यहाँ पर उसको वाजिब भाव भी नहीं मिला और साथ में उसको ब्याज के रुपए भी देने पड़े। यहाँ देखो उर्वरक और विभिन्न प्रकार के जो उर्वरक है और जो कीटनाशक दवाइयाँ हैं, वो इस प्रकार से चित्र द्वारा आपको समझाया गया है कि भाई इनके द्वारा है ना, जो बहुत ही ज़्यादा है ना, जो किसान को निवेश करने की ज़रूरत होती है, इसलिए उसको पैसों की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए इसी प्रकार से देखा हमने कि स्वप्ना ने क्या किया? स्थानीय व्यापारी से क्या लिया? ऋण लिया। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं कि स्वप्ना के साथ और आगे क्या हुआ। अब देखो यहाँ स्वप्ना और व्यापारी की आपस की जो बातचीत है उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। स्वप्ना क्या कह रही है कि केवल 3000 रुपये मिलेंगे मेरे को। क्या कह रही है कि भाई जो 6000 की रुई है और वापस 3000 उसने काट लिए व्यापारी ने। अब दिए कितने? 3000। तो वो कह रही है कि क्या मेरे को 3000 रुपये मिलेंगे? तब व्यापारी क्या कह रहा है कि रुई बहुत सस्ती बिक रही है और बाज़ार में बहुत सारी रुई आ गई है, कि बहुत ज़्यादा एक साथ माल आ गया बाज़ार में, इसलिए रुई के भाव क्या हो गए? कम हो गए। रुई सस्ती बिक रही है। स्वप्ना क्या कह रही है कि इस रुई को उगाने में मैंने 4 महीने तक जी तोड़ मेहनत की। अब हम सब जानते हैं कि किसान जब खेती करता है तो बहुत जी तोड़ मेहनत करता है। इसी प्रकार से यहाँ पर स्वप्ना जी तोड़ मेहनत की 4 महीने तक। आप देखिए कि इस बार रुई कितनी बढ़िया और साफ़ है। अब वो कह रही है, उस व्यापारी को समझा रही है। कौन? स्वप्ना समझा रही है कि देखिए रुई इस बार कितनी साफ़ है और बढ़िया है, और इस बार तो मुझे इस रुई के ना अच्छे पैसे मिलने की क्या थी? अच्छी कीमत मिलने की क्या थी? उम्मीद थी। अब व्यापारी कह रहा है, अम्मा मैं आपको अच्छी कीमत दे रहा हूँ, दूसरे व्यापारी इतने भी नहीं देंगे आपको। मेरा विश्वास न हो तो कुरनूल के बाज़ार में जाकर आप पूछताछ कर सकती हो। ये व्यापारी है ना, वो झल्ला के कह रहा है उस गुस्से के साथ कि अम्मा मैं तो आपको ठीक कीमत दे रहा हूँ, दूसरे व्यापारियों के पास जाओ, आपको वो और भी कम कीमत देंगे। और अगर मेरे पर विश्वास नहीं है आपको, तो आप कुरनूल के बाज़ार, कुरनूल की जो मंडी है वहाँ पे जाकर पूछ सकती हो। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं स्वप्ना क्या कहती है। स्वप्ना कह रही है, नाराज़ न हो, मैं भला आप पर कैसे संदेह कर सकती हूँ।
मैं तो केवल उम्मीद ही थी कि इस बार रुई की फसल में इतनी आमदनी हो जाएगी कि कुछ महीनों का गुजारा चल जाएगा। अब वो देखो, वो उसको नाराज़ नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वो एक शक्तिशाली व्यापारी था या वहाँ का स्थानीय लोग थे शक्तिशाली, तो क्योंकि हमेशा उनको काम पड़ता रहता है, तो वो कह रही है कि नाराज़ नहीं होइए, मैं तो क्या है, मैं तो आप पर संदेह नहीं कर सकती, मैं तो इसलिए कह रही थी कि भाई इस बार रुई की फसल में इतनी आमदनी हो जाएगी कि मेरा गुजारा चल जाए, इसकी मुझे क्या थी, आशा थी, इस वजह से मैं कह रही थी। यद्यपि स्वप्ना जानती है कि कपास कम से कम 1800 रुपये प्रति क्विंटल में बिकेगी, लेकिन वह आगे बहस नहीं करती। यहाँ पर स्वप्ना को पता था कि जो हम उसकी रुई है ना, वो 1800 रुपये प्रति क्विंटल बिकेगी, लेकिन वो उस व्यापारी से बहस नहीं करती। क्यों नहीं करती, उसके बारे में पढ़ते हैं। व्यापारी गांव का क्या है, शक्तिशाली आदमी है, और किसानों को कर्जे के लिए उस पर ही निर्भर रहना पड़ता है। और साथ में किसानों को ऐसा नहीं है कि उन किसानों से जो कि खेती से संबंधित कामों के लिए कर्जा लेना पड़ता है, अन्य आवश्यकताओं के लिए भी है ना, जो उन स्थानीय व्यापारी से कर्जे पर वो गांव वाले निर्भर रहते हैं। इसलिए स्वप्ना क्या, दूसरे गांव वालों की भी हिम्मत नहीं होती है और उन्हीं को फसल बेचते हैं। अब दूसरी आवश्यकता कौन कौन सी होती है, जैसे बीमारी होती है, बच्चों की स्कूल की फीस है, आदि है, तो इन खर्चों के लिए भी है ना, जो वो व्यापारी से क्या लेते हैं, ऋण लेते हैं। इसी प्रकार से स्वप्ना ने भी क्या कहा, भाई उसको पता था 1800 रुपये प्रति क्विंटल में बिक रही है, लेकिन फिर भी उसको पता है कि भाई अपने इसके बार बार कर्जा लेते हैं, तो उसने नुकसान खाकर भी स्थानीय व्यापारी को ही दे दिया। फिर वर्ष में ऐसा समय भी आता है जब किसानों के पास कोई काम नहीं मिलता है और उनकी आय भी नहीं होती है। यह समय केवल ऋण लेकर ही जीवित रहा जा सकता है। अब यहाँ पर जो किसान है वहाँ के कुरनूल के, तो वो इस बात को जानते हैं। जैसे स्वप्ना ने विरोध नहीं किया, क्योंकि उनको पता है कि पूरे साल तो है ना जो खेती होती नहीं है, तो किसी समय है ना जो खेती नहीं होती है, तब इस ऋण लेकर ही है ना जो विभिन्न प्रकार के उनके कार्य साधे जाते हैं उनके द्वारा। किनके, किसानों के द्वारा। कपास की पैदावार करके भी स्वप्ना की आय उस आय से बस थोड़ी ही ज़्यादा है जो वह मजदूरी करके कमा लेती। अब यहाँ पर कपास की जो आय हुई, 4 महीने की उसकी मेहनत हुई और उसको केवल 3000 रुपये मिले, तो ये उस मेहनत से भी, मेहनत के मूल्य से भी बहुत कम रुपए मिले उसको। अगर वो इस 4 महीनों के दौरान अगर मजदूरी करती तो भी इन 3000 से ज़्यादा रुपए कमा लेती। अब है इरोड का कपड़ा बाज़ार। ये इरोड कहाँ है, ये इरोड है तमिलनाडु का एक ज़िला है, और वहाँ पे कपड़ा बाज़ार लगता है। उस कपड़े बाज़ार में कपड़ा आने से पहले वो कहाँ से आता है, किस प्रकार से, उसी को इसमें समझाया गया है। जैसे कि यहाँ इरोड के बाज़ार का आपकी किताब से एक चित्र लिया गया है। ये इरोड के बाज़ार में कपड़ा बेचा जा रहा है एक दुकान के अंतर्गत। तो समझते हैं कि इरोड के बाज़ार में क्या क्या होता है, किस प्रकार से कपड़ा बनकर आता है, किस प्रकार से कपड़ा दूसरी जगह बेचा जाता है। तो चलो पढ़ते हैं इसको। तमिलनाडु में सप्ताह में 2 बार लगने वाला इरोड का कपड़ा बाज़ार संसार में के सबसे विशाल बाज़ारों में से प्रसिद्ध है। इरोड का जो कपड़ा का बाज़ार है वो सप्ताह में 2 दिन लगता है। कहाँ लगता है, तमिलनाडु में। और ये इरोड क्या है, तमिलनाडु का एक ज़िला है, वहाँ पर लगता है। इस बाज़ार में कई प्रकार का ना जो कपड़ा बेचा जाता है। अब ये जो कपड़ा है ये किसके द्वारा बनाया जाता है, इरोड के बाज़ार में जो कपड़ा आता है वो वहाँ के स्थानीय बुनकरों द्वारा बनाया जाता है। बुनकर कौन होते हैं, जो कपड़ा तैयार करते हैं। अब बुनकरों द्वारा बनाया गया कपड़ा इस बाज़ार में बिकने के लिए आता है, और बाज़ार के पास कपड़ा व्यापारियों के कार्यालय होते हैं। अब जो बुनकरों के द्वारा जो कपड़ा वहाँ इरोड के बाज़ार में आता है, वहीं पर वहाँ के व्यापारियों के कार्यालय होते हैं, जिनसे वो है ना जो उनको धागा देते हैं कपड़ा बुनने के लिए, और वो कपड़ा बुनकर वापस उन्हीं व्यापारियों को देते हैं, और व्यापारी फिर उनका क्या करते हैं, निर्यात करते हैं या अन्य जगह भेजते हैं। जो इस कपड़े को खरीदते हैं, दक्षिण भारत के शहरों के अन्य व्यापारी भी इस बाज़ार में कपड़ा खरीदने आते हैं। अब जो इरोड का कपड़ा बाज़ार है ये इतना वहाँ दक्षिण भारत में इतना फेमस है, प्रसिद्ध है, कि जो दक्षिण भारत के और बहुत सारी जगहों से क्या आते हैं, यहाँ इरोड के बाज़ार में क्या आते हैं, कपड़ा खरीदने आते हैं। तो और देखते हैं इसके अंतर्गत इरोड के बाज़ार के दिनों में आपको वो बुनकर भी मिलेंगे जो व्यापारियों के ऑर्डर के अनुसार कपड़ा बनाकर यहाँ लाते हैं। अब यहाँ पर बाज़ार के दिनों में सभी प्रकार के बुनकर वहाँ कपड़ा बनाकर लाते हैं, लेकिन
जो व्यापारी है ना, जो बुनकरों को पहले ही है ना अपन ऑर्डर देते हैं कि ये कपड़ा बनाना है इतने इतने प्रकार का, वो बुनकर भी वहाँ आपको मिल जाएंगे। कहाँ पर? ईरोड के बाज़ार में। ये व्यापारी देश विदेश के वस्त्र निर्माताओं और निर्यातकों को उनके ऑर्डर के अनुसार कपड़े उपलब्ध करवाते हैं। अब ये जो व्यापारी हैं, बुनकरों से जो कपड़ा तैयार करवाते हैं, फिर उनका देश विदेश में क्या करते हैं? निर्यात करते हैं। अब ये व्यापारी सूत खरीदते हैं और बुनकरों को निर्देश देते हैं कि किस प्रकार का कपड़ा तैयार किया जाना है। निम्नलिखित उदाहरण में हम देखेंगे कि यह कार्य कैसे होता है। अब देखो, जब व्यापारियों द्वारा सूत खरीदा जाता है और सूत किसको दिया जाता है? बुनकरों को, कपड़ा तैयार करने के लिए। तो वो ऑर्डर के समय ही उनको विभिन्न चीज़ों को समझा देते हैं कि इस प्रकार को हमारे को कपड़ा चाहिए और इस तरह से होना चाहिए, तो वो उसको समझा देते हैं। अब विभिन्न चित्रों के माध्यम से, विभिन्न प्रकार के विवरण के माध्यम से हम उसको और स्पष्ट रूप से समझाते हैं कि किस प्रकार से उनको सूत सौंपते हैं व्यापारी, किस प्रकार से वो उनसे कपड़ा तैयार करवाते हैं। अब यहाँ चित्र में दिया गया है, ये चित्र कौन सा है? एक करघे का चित्र है। किसका चित्र है? करघे का, जिसके द्वारा बुनकरों, ये इस करघे द्वारा बुनकर क्या करते हैं? कपड़ा तैयार करते हैं। सूत खरीद लेते हैं व्यापारी से और फिर इस करघे द्वारा कपड़ा तैयार किया जाता है। तो चलो उन चित्रों के माध्यम से और उन चित्रों के साथ में जो विवरण दे रखा है उसके माध्यम से हम बुनकरों द्वारा जो कपड़ा तैयार किया जाता है, फिर उनको व्यापारियों को दिया जाता है, उसके बारे में और स्पष्ट रूप से समझते हैं। प्रथम चित्र, प्रथम नंबर पढ़ते हैं हम। ये एक किसी व्यापारी, बुनकर जहाँ पर बेचता है ना, बुनकर जहाँ पर अपने कपड़े लाकर जिन व्यापारियों को देता है, उस व्यापारी की क्या है? ये दुकान है। कई सालों में इन व्यापारियों ने देश भर के वस्त्र निर्माताओं से संपर्क स्थापित कर लिए हैं, जिनसे उन्हें ऑर्डर मिलते रहते हैं और वे अन्य लोगों से सूत खरीद कर लाते हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? जो ये व्यापारी हैं, जो कपड़े की दुकान हमारे को दिखाई दे रही है यहाँ पर, वो है ना जो सूत खरीदते हैं, सूत खरीदते कर किनको देते हैं? वो बुनकरों को देते हैं और बुनकरों से वापस कपड़ा तैयार लेकर विभिन्न देश विदेश बेचते हैं, निर्यात करते हैं। ये चित्र 1 के अंतर्गत हमने समझा। अब चित्र 2 के अंतर्गत समझते हैं हम। अब कपड़ा बुनने वाले जो बुनकर हैं वो आसपास के गाँव में रहते हैं। ईरोड के बाज़ार की बात कर रहे हैं हम, ईरोड के बाज़ार में कपड़ा आने से पहले की बात कर रहे हैं हम। अब जो कपड़ा आता है वो तैयार होके वो कौन बनाते हैं? आसपास के बुनकर ही बनाते हैं, आसपास के जो गाँव में रहते हैं। वे इन व्यापारियों से सूत लेकर आते हैं और बुनाई करने के, करघे रखने के लिए इन्होंने अपने घरों के पास ही व्यवस्था कर रखी है। अब ये जो बुनाई करते हैं करघों पर, जैसे कि हमने पीछे चित्र में देखा और यहाँ भी चित्र दे रखा है करघे का, तो इन करघों पर ही क्या करते हैं? ये उस सूत से है ना जो कपड़ा बुनते हैं। इस तस्वीर में आप ऐसे ही एक घर में रखे हुए पावरलूम बिजली चालित करघे को देख सकते हैं। ये एक पावरलूम करघा है, बिजली चालित, बिजली से चलने वाला करघा। तो इस प्रकार से वो घर में, अपने घर में ही क्या करते हैं? करघे, करघों से क्या बनते हैं? बनाते हैं, कपड़ों को तैयार करते हैं। कौन? बुनकर। बुनकर अपने परिवार के साथ इन करघों पर कई घंटों तक काम करते हैं और बुनाई की अधिकतर ऐसी इकाइयों में 2 से लेकर 8 करघे तक होते हैं। अब कई घंटों तक ये परिवार के सब लोग मिलकर काम करते हैं और इन घरों में है ना 2 से लेकर 8 करघे तक भी होते हैं, जिस पर मिलकर सब परिवार वाले एक साथ काम करते हैं, जिन पर सूत से कपड़ा बुनकर तैयार किया जाता है। इस तरह तरह की साड़ियाँ, तौलिए, शर्टिंग, औरतों की पोशाकें, कपड़े, चादरें इन करघों पर बनाई जाती है। अब इन विभिन्न जो करघे हैं बुनकरों के, जो कि घरों में रहते हैं, उन करघों पर ये सामान बनाए जाते हैं, तैयार किए जाते हैं। फिर वापस कहाँ जाते हैं? जैसे कि हमने प्रथम चित्र में देखा था, व्यापारी की दुकान पर बेचने जाते हैं। सूत कौन प्रदान करता है इनको? व्यापारी प्रदान करते हैं। चलो तीसरे चित्र के माध्यम से और इसको समझते हैं। तीसरा चित्र है अपना कि बुनकर तैयार किए हुए कपड़ों को शहर में व्यापारी के पास लेकर आते हैं। अब जब उन्होंने करघों के माध्यम से क्या कर लिया? कपड़ा तैयार कर लिया, उसके बाद में वो उन तैयार कपड़ों को कहाँ लेकर जाते हैं? उस व्यापारी के पास लेकर जाते हैं। इस तस्वीर में बुनकर शहर के व्यापारी के पास जाने की तैयारी में बैठे हैं। जैसे चित्र कौन सा है? तीसरा चित्र। यहाँ इन्होंने कपड़ा बुनकर तैयार कर लिया करघों के माध्यम से। अब ये तैयार बैठे हैं, जो तैयार कपड़ा है वो कहाँ पर लेके जाने के लिए? व्यापारी के पास, उनको देने के लिए। व्यापारी यह हिसाब रखता है कि उन्हें कितना सूद दिया गया था और बुने हुए कपड़े का भुगतान उन्हें कर देता है। अब क्योंकि वो सभी व्यापारी अपना अपना हिसाब रखते हैं,
तो व्यापारी फिर उन अपने हिसाब से कि उनको कितना कपड़ा दिया था और उनको कितनी मजदूरी देनी है, फिर उसका भुगतान वो कर देता है। कौन? व्यापारी। बुनकर वहाँ पर तैयार कपड़ा लेकर जाते हैं ना, उसके बाद की बात है ये। तो चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं हम, दादन व्यवस्था। बुनकरों द्वारा घरों पर कपड़ा तैयार करना। अब देखो पीछे जो हमने 3 चित्र पढ़े थे ना, उसके माध्यम से व्यापारी कहाँ से सूत खरीदता है? जिनिंग मिलों से। जिनिंग मिलों से सूत खरीदने के बाद में व्यापारी उन सूत को किसको देता है? बुनकरों को देता है। जो वो व्यवस्था है, किस प्रकार से बुनकर तैयार कपड़ा किसको वापस देते हैं? किसको देते हैं? वापस व्यापारी को देते हैं। तो जो ये व्यवस्था है, इसको दादन व्यवस्था भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दादन व्यवस्था। इसी दादन व्यवस्था को हम और विस्पष्ट रूप से, विवरणात्मक रूप से पढ़ते हैं। पीछे हमने थोड़ा बहुत तो समझ लिया, वो भी एक दादन व्यवस्था का एक क्या है थी, एक अंश था। पीछे जो हमने पढ़ा था ना 3 चित्रों के माध्यम से। तो चलो और इसको स्पष्ट करते हैं। दादन व्यवस्था, जो बुनकर घर पर ही कपड़ा तैयार करते हैं ना, उसके बारे में। कपड़ा उपलब्ध कराने के जो ऑर्डर मिलते हैं, उनके आधार पर व्यापारी है ना, बुनकरों के बीच में काम को बांट देता है। कपड़ा उपलब्ध कराने के ऑर्डर किनको मिलते हैं? जो व्यापारी है वो कपड़ा, वो सूत लेके आता है और किनको देता है कपड़ा तैयार करने के लिए? किनको? बुनकरों को देता है। और फिर बुनकर क्या करते हैं? उस कपड़े को तैयार करते हैं ऑर्डर के अनुसार, जैसा कि व्यापारी कहते हैं। बुनकर व्यापारी से सूत लेते हैं और तैयार कपड़ा देते हैं। बुनकरों को सूत खरीदने के लिए अपना पैसा नहीं लगाना पड़ता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि व्यापारी जब सूत उनको प्रदान करता है बुनकरों को, तब है ना, जो सूत लेते हैं बुनकर, तो उसका पैसा नहीं देते हैं, क्योंकि तैयार कपड़ा किसको देते हैं वापस? वो व्यापारी को देते हैं। तो उनको पैसा लगाना नहीं पड़ता है बुनकरों को। साथ ही तैयार कपड़ों को बेचने की व्यवस्था भी हो जाती है। अब उनको ये भी चिंता नहीं रहती है कि जो तैयार कपड़ा होगा उसको किसको बेचेंगे, क्योंकि जिन व्यापारियों से उन्होंने लिया है सूत, उन्हीं को वापस देना होता है। कच्चे माल को प्राप्त करने और तैयार माल की बिक्री के लिए व्यापारियों पर बनी निर्भरता के चलते व्यापारियों का बहुत ही वर्चस्व बन जाता है। अब कच्चे माल को प्राप्त करने, कच्चा माल तो कहाँ किससे मिलता है? व्यापारियों से मिलता है। और तैयार माल की बिक्री के लिए, और साथ में तैयार माल हो जाता है, कपड़ा तैयार हो जाता है, तो उसकी बिक्री वो डायरेक्ट उपभोक्ता को तो कर नहीं सकते बुनकर। तो इन दोनों प्रकार की निर्भरता किस पर रहती है? बुनकरों की व्यापारी पर रहती है। इस वजह से व्यापारियों का उस क्षेत्र में क्या हो जाता है? वर्चस्व हो जाता है। इसको और नेक्स्ट रूप में हम समझते हैं दादन व्यवस्था के अंतर्गत। अब क्या होता है कि कपड़ा बनाने वालों को व्यापारियों द्वारा बहुत ही कम मूल्य दिया जाता है। सूत देते हैं जब व्यापारी विभिन्न बुनकरों को, तो उनको उचित मूल्य नहीं दिया जाता है, बहुत ही कम मूल्य देते हैं। बुनकरों के पास ये जानने का कोई साधन नहीं है कि वास्तव में उसकी सही कीमत हमारे को क्या मिलनी चाहिए। ये उनके पास जानने का किसी प्रकार के साधन नहीं है। वो तो उन व्यापारियों पर निर्भर रहते हैं, जो पैसा वो देते हैं वो ले लेते हैं। कपड़ा बाजार में व्यापारी यह कपड़ा पहनने के वस्त्र बनाने के लिए कारखानों को बेचते हैं, और इस तरह से बाजार का झुकाव व्यापारियों के हित में अधिक होता है। अब जब कपड़ा तैयार हो जाता है, पहनने के लायक हो जाता है, तब वो व्यापारी है ना, बुनकरों से लेने के बाद की बात कर रहे हैं हम, किनको दे देता है? कारखानों को, जो कि अलग अलग कपड़े जैसे हम पहनते हैं, शर्ट, टी शर्ट, वो तैयार करते हैं। कौन? कारखाने तैयार करते हैं। उनको कौन बेचता है? कारखानों को व्यापारी बेचते हैं। अब इस तरह से इस पूरे काम में लाभ सबसे ज़्यादा किसको मिलता है? किसके हित सबसे ज़्यादा जो फायदे में होते हैं, वो होते हैं व्यापारियों को, क्योंकि बुनकरों को तो बहुत ही कम फायदा होता है। बुनकर अपनी सारी पूंजी लगाकर या ऊंची ब्याज दर पर ऋण लेकर करगे खरीदते हैं। अब देखो, जो बुनकर होते हैं, कपड़े तैयार करते हैं, तो उनका भी बहुत ज़्यादा उनको पैसे निवेश करना पड़ता है। अब निवेश किस प्रकार से करना पड़ता है, यहाँ देखते हैं कि जो एक करगे लेते हैं, हमने पीछे देखा पड़ा कि 2 से 8 करगे आना जो एक ही परिवार में रहते हैं, लेकिन यहाँ करगों का मूल्य देखो कितना दे रखा है। यहाँ 20,000 रुपये, एक करगे का मूल्य कितना है? 20,000 रुपये। और साथ में छोटे बुनकर भी 2 करगों का लगभग कितना हुआ? 40,000 रुपये निवेश करना पड़ता है, तब जाके वो समय पर कपड़ा बुनकर किसको देते हैं? व्यापारी को दे पाते हैं। तो उनको भी है ना
बुनकरों को भी बहुत ज़्यादा पैसों का निवेश करना पड़ता है, तब जाके उनका काम सही रूप से और समय पर वो कपड़ा तैयार करके व्यापारी को दे सकते हैं। इन कार्गों पर अकेले काम नहीं किया जा सकता और कपड़ों के बनाने के लिए जो बुनकर का परिवार होता है और दूसरे जो वयस्क होते हैं वो 12 घंटे तक भी काम करते हैं। अब है ना, जो कोई एक व्यक्ति तो इन कार्गों पर काम नहीं कर सकता, तो परिवार के बहुत सारे सदस्य मिलकर कार्गों पर लगते हैं और 12-12 घंटे तक भी ये लोग काम करते हैं। फिर भी उसके बावजूद भी है ना, जो इनको इस पूरे कार्य के लिए महीने में लगभग कितने रुपए मिलते हैं? 3500 रुपये ही कमा पाते हैं। फिर भी देखो, इतने परिवार के सदस्य लगने के बाद में भी, देर तक काम करने के बाद में भी महीने में 3500 रुपये ही ये बुनकर कमा पाते हैं। कितना कम मूल्य इनको मिलता है। यहाँ जो करगे के पर जो काम किया जा रहा है उसके यहाँ पर एक चित्र दिया गया है आपको समझाने के लिए कि किस प्रकार से करगे पर बुनकरों द्वारा कपड़ा तैयार किया जाता है। व्यापारी और बुनकरों के बीच एक दादन व्यवस्था, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पुटिंग आउट सिस्टम, का एक उदाहरण है। तो व्यापारियों और बुनकरों के बीच में ये व्यवस्था है, जिसको हम क्या कहते हैं? दादन व्यवस्था कहते हैं। कि वो सूत किसको देते हैं? बुनकरों को। और बुनकर क्या देते हैं? तैयार कपड़ा वापस किसको देते हैं? व्यापारी को देते हैं। तो जो ये कार्य है, ये प्रोसेस है, ये प्रक्रिया है ना इन दोनों के बीच की, ये क्या कहलाती है? वहाँ पे दादन व्यवस्था कहलाती है। यहाँ व्यापारी कच्चा माल देता है और तैयार जो माल होता है वो प्राप्त कर लेता है। भारत के अनेक क्षेत्रों में कपड़ा बुनाई के उद्योग में यह व्यवस्था प्रचलित है। अब जो ये ऐसा नहीं है कि दक्षिण भारत में, तमिलनाडु में, इरोड के बाज़ार के आसपास के क्षेत्रों में ये प्रथा प्रचलित है, दादन व्यवस्था। ये भारत के कई अन्य क्षेत्रों में ये प्रथा, दादन व्यवस्था के जैसी प्रथाएं प्रचलित है। आज भी बुनकर और व्यापारी के बीच में जो ऐसे बीच की कड़ी के रूप में जो कार्य होता है कपड़ा तैयार करने का, वो सब जगह व्याप्त है। अब है बुनकर सहकारी संस्थाएं। अब देखो, हमने यहाँ पर स्वप्ना की एक कहानी पढ़ी थी, किस प्रकार से स्वप्ना को है ना, जो कीटनाशक दवाइयाँ, उर्वरक के लिए, बीज के लिए ना, जो एक स्थानीय व्यापारी से कर्जा लेना पड़ा और उस कर्जे की वजह से उसको उसी स्थानीय व्यापारी को माल बेचना पड़ा और उसने ब्याज के पैसे भी ले लिए और साथ में है ना प्रति क्विंटल उसको रुई के भाव भी कम दिए। तो इस व्यवस्था से बचाने के लिए क्या है, हमारे सामने एक विकल्प है ऋण लेने का या और कोई अन्य सुविधा प्राप्त करने का, वो है बुनकर सहकारी संस्थाएं। मतलब जो सहकारी संस्थाएं होती है, जो विभिन्न लोगों के से मिलकर बनी होती है, सहकारी संस्थाएं है ना, विभिन्न संस्थाओं से मिलकर बनी होती है, वो विभिन्न लोगों के भलाई के कार्य करती हैं और इनके द्वारा जो बाज़ार भी स्थापित किए जाते हैं, बहुत सारे सामान खरीदे भी जाते हैं और बेचे जाते हैं। यहाँ पर इसी प्रकार से एक सहकारी संस्था है, बुनकर सहकारी संस्था, उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। हमने देखा कि जो दादन व्यवस्था में व्यापारी बुनकरों को बहुत कम पैसे देते हैं। हमने दादन व्यवस्था के अंतर्गत भी देखा कि व्यापारी है ना, जो ज़्यादा मुनाफा कमाते हैं, जबकि बुनकरों को है ना इतनी मेहनत करने के बावजूद भी कितना कम रुपए मिलता है। व्यापारियों के ऊपर निर्भरता को कम करने और बुनकरों की आमदनी बढ़ाने के लिए सहकारी व्यवस्था एक साधन है। अब व्यापारियों पर निर्भरता कम करने के लिए और साथ में जो बुनकर है उनकी आय भी बढ़ाने के लिए ये सहकारी संस्थाएं स्थापित की गई है। एक सहकारी संस्था में वो लोग जिनके हित समान है इकट्ठे होकर परस्पर लाभ के लिए काम करते हैं। अब ये जो जितना भी लाभ होता है, जितना भी जो ये काम करते हैं, कपड़ा तैयार करते हैं, उसका लाभ है ना सभी में बराबर बांट दिया जाता है। तो ये लाभ के लिए ही काम किया जाता है। बुनकरों की सहकारी संस्थाओं में बुनकर एक समूह बनाकर कुछ गतिविधियां सामूहिक रूप से करते हैं। वे सूत व्यापारी से सूत प्राप्त करते हैं और उसे बुनकरों में बांट देते हैं। अब यहाँ पर जो बुनकर सहकारी समिति है उसका क्या काम है कि ये है ना जो व्यापारियों से क्या लेती है, सूत लेती है। सूत खरीद लेते हैं एक साथ आसपास के सभी गांवों के लिए, फिर सभी गांव वालों में ये सूत बांट दिया जाता है। फिर वापस सूत से कपड़ा तैयार करके कहाँ पे दिया जाता है, इसी सहकारी समिति में वापस जमा करा दिया जाता है। सहकारी समिति फिर जहाँ पे जिस व्यापारी से अच्छा ना जो उनको भाव मिला है उसी से उन्होंने ख़रीदा होगा, तो वापस उसी को बेचकर अच्छा रुपए कमाते हैं और अच्छा लाभ भी उनको मिल जाता है इस सहकारी समिति के माध्यम से खरीदने और बेचने के अंतर्गत। सहकारी संस्था विक्रय का कार्य भी करती है। इस तरह से व्यापारी की भूमिका समाप्त हो जाती है और बुनकरों को कपड़ा का उचित मूल्य प्राप्त होता है। अब यहाँ पर क्या होता है
वो सूत भी खरीद लेते हैं। कई बार ज़रूरी नहीं होता है कि व्यापारी उसी व्यापारी को वापस वो तैयार कपड़ा बेचेंगे। तो अच्छा लाभ जहाँ मिलेगा वो सहकारी संस्थाएं अपने कपड़े को बेचती है। तो इस प्रकार से अच्छा लाभ ये सहकारी संस्थाओं के माध्यम से उन बुनकरों को मिल जाता है। अब यहाँ पर एक उदाहरण भी दिया गया है। कभी कभी सरकार उचित मूल्य पर सहकारी संस्थाओं से कपड़ा खरीद कर उनकी मदद करती है। अब सरकार भी फिर है ना जो ऐसे लोगों की या सहकारी समितियों के माध्यम से है ना जो इन लोगों की बुनकरों की क्या करती है, मदद करती है। इसी प्रकार के एक उदाहरण दे रखा है तमिलनाडु सरकार द्वारा। तमिलनाडु सरकार क्या करती है, स्कूल में निःशुल्क गणवेश योजना चलाती है। सभी जो स्कूलें हैं, सरकारी स्कूलें, वहाँ पर निःशुल्क बच्चों को क्या दी जाती है, ड्रेस दी जाती है। इसके लिए सरकार पावरलूम बुनकरों की सहकारी संस्था से कपड़ा लेती है। अब जो सरकार जो गणवेश तैयार करवाती है उसके लिए कपड़ा किन से लेती है सरकार, उन सहकारी समितियों से जो कि बुनकरों की सहकारी समिति है, उससे कपड़ा लेती है। इस तरह सरकार हस्तकरघा बुनकर सहकारी समिति से भी कपड़ा खरीद कर कोऑप्टेक्स नामक दुकानों के माध्यम से बेचती है। आपने अपने शहर में शायद कहीं ऐसी दुकानें देखी होगी। अब ये एक है ना जो सहकारी समिति है, जब बुनकरों की सहकारी समिति, इसके अंतर्गत देखो उन बुनकरों का शोषण होने से किस प्रकार से बचा जा रहा है और सरकार भी क्या कर रही है, इन सहकारी समितियों का साथ दे रही है। तो इस प्रकार से हम जो व्यापारी होते हैं, जो साहूकार होते हैं, उनके चंगुल से बच सकते हैं। और किससे हम लाभ प्राप्त कर सकते हैं, सहकारी समितियाँ जो होती है ना स्थानीय लोगों की जो मिलकर बनाते हैं, उसके माध्यम से हम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यदि बुनकर सूत खरीद कर बने हुए कपड़े बेचते हैं तो उन्हें 3 गुना ज़्यादा कमाई होती है। क्या यह संभव है? यदि बुनकर सूत खरीद कर बने हुए कपड़े बेचते तो उन्हें 3 गुना ज़्यादा कमाई होती है। अब भाई यहाँ पर हमने क्या देखा दादन व्यवस्था के अंतर्गत कि जो वो सूत खरीदते हैं बुनकर किससे खरीदते हैं, व्यापारी से खरीदते हैं, और व्यापारी को ही वापस उनको करना पड़ता है। अगर वो व्यापारी को नहीं देकर खुद ही डायरेक्ट बेचते तो उनको 3 गुना यहाँ पर लाभ होता। ये इस प्रकार से संभव है। क्या इसी तरह की दादन व्यवस्था पापड़, बीड़ी और मसाले बनाने में भी देखने को मिलती है? बिल्कुल मिलती है। वे पापड़, बीड़ी और मसाले बनाने में भी है ना जो ये दादन व्यवस्था के समान ही जो विभिन्न जो लोग हैं, विभिन्न आसपास के गाँव के लोग जहाँ पर ये काम होते हैं, वहाँ पर वो कच्चा माल व्यापारी से प्राप्त करते हैं, फिर उनको तैयार माल वापस देते हैं। तो ये भी एक दादन व्यवस्था का ही भाग है। आपने अपने इलाके में सहकारी संस्थाओं के बारे में सुना होगा, जैसे दूध, किराना, धान आदि के व्यवसाय में। पता लगाइए कि ये किस लाभ के लिए स्थापित की गई है। अब आपके आसपास भी ऐसी सहकारी संस्थाएं हैं जो सभी लोगों से मिलकर बनी है और सभी लोगों में है ना समान लाभ उनमें बांट दिया जाता है। तो ऐसी विभिन्न सहकारी समितियां हो सकती है, जैसे दूध से संबंधित सहकारी समिति, किराना से, धान से आदि से। तो उनका आपको क्या करना है, पता लगाना है और फिर उसमें उसके बारे में लिखना है कि वहाँ क्या क्या होता है, कब स्थापित की गई, वहाँ पे क्या क्या बेचा जाता है, किस प्रकार से उसकी कार्यप्रणाली है। अब हमने यहाँ पर क्या पढ़ा, बाज़ार में जो एक कमीज है वो हमारे पास उपलब्ध होने से पहले किस किस रूप में उसके साथ जो प्रक्रिया होती है उसमें क्या क्या होता है, इसके अंतर्गत हमने जो ये भाग 1 के अंतर्गत पढ़ा है। अब नेक्स्ट भाग में हम इसके अंतर्गत और पढ़ेंगे कि है ना जो हमारे जो बाज़ार में हम जो कमीज़ खरीदते हैं वो हमारे को कितने रुपए में मिलती है, उसमें लाभ किस किस को होता है। इन सब चीज़ों के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये जो भाग 1 है, बाज़ार में जो एक कमीज़ और कुर्नूल के किसान की कहानी, साथ में दादन व्यवस्था के बारे में हमने पढ़ा, उसके बारे में आप स्पष्ट रूप से समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम इसी के अध्याय 8 के भाग 2 के अंतर्गत। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।